नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्योग्राफी द कॉस्मोस में। हम पढ़ रहे थे वाणिज्यिक कृषि के प्रकारों के बारे में। तो अगर कृषि की बात करें तो कृषि की सफलता उसके संगठन के ऊपर निर्भर करती है, यानी संगठन कितना दक्ष है, कितना कार्यकुशल है। इसके अतिरिक्त खेत के ऊपर स्वामित्व किसका है, सरकार का या किसान का, यह भी कृषि की सफलता को निर्धारित करता है। और तीसरी बात है वहाँ की सरकार की क्या नीति है, वह भी कृषि के उत्पादन को प्रभावित करती है। यदि कृषि करने वाले संगठन के आधार पर देखें तो कृषि को कई भागों में बांटा जा सकता है, मुख्य रूप से सहकारी कृषि और सामूहिक कृषि। तो पहले जानते हैं सहकारी कृषि के बारे में, यानी कोऑपरेटिव फार्मिंग के बारे में। इस कृषि में अनेक किसान मिलकर सहकारी समिति बनाते हैं और अपनी इच्छा से अपनी कृषि भूमि को एकत्र करके या मिलजुल कर खेती करते हैं। इसमें कृषि भूमि व उत्पादन के अन्य साधनों पर किसी एक किसान का अधिकार नहीं होता, बल्कि सभी सदस्यों का स्वामित्व होता है। हालांकि उस खेत के ऊपर स्वामित्व उस किसान का ही होगा, लेकिन सभी किसान मिलकर अपनी अपनी भूमि को इकट्ठा करते हैं और उसके ऊपर मिलजुल कर कृषि करते हैं। इस कृषि में एक समिति का गठन किया जाता है और समिति ही प्रबंध संबंधी सभी निर्णय लेती है। वह प्रत्येक सदस्य को सुविधाओं और सेवाओं का बराबर लाभ देती है, जो व्यक्तिगत कृषि में संभव नहीं हो पाता। इसके अतिरिक्त सहकारी कृषि की विशेषता यह है कि इसमें जोत का आकार बड़ा हो जाता है, जिस कारण खेती में मशीनीकरण संभव हो जाता है, यानी मशीनों का प्रयोग आसानी से किया जा सकता है। इसमें उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जा सकता है। क्षेत्र कौन कौन से इस कृषि के, तो सहकारी कृषि विश्व के कुछ विकसित देशों जैसे कि इटली, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, नीदरलैंड्स और बेल्जियम इत्यादि में प्रचलित है। ये सभी देश यूरोप के अंदर स्थित हैं। खेती में सहकारी आंदोलन को सबसे ज्यादा सफलता डेनमार्क में मिली, जहां पर व्यापारिक रूप से प्रत्येक किसान इस आंदोलन का सदस्य है। भारत में सहकारी कृषि के आंदोलन को ज्यादा सफलता नहीं मिल पाई। नंबर 2 है सामूहिक कृषि। तो जैसे सहकारी कृषि यूरोप में विकसित हुई, ऐसे ही सामूहिक कृषि की शुरुआत सोवियत संघ रूस में हुई थी। 1917 की अक्टूबर क्रांति के बाद कृषि की हालत सुधारने, कृषि के उत्पादन में वृद्धि करने और कृषि में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए उस समय की सरकार ने छोटी जोतों व व्यक्तिगत खेतों को एकत्र करके उनके 2 वर्ग बनाए। नंबर 1 सामूहिक फार्म, जिसको कोलखोज कहते हैं। नंबर 2 सरकारी फार्म, जिसको सोवखोज कहते हैं। आइए जानते हैं दोनों की विशेषताओं के बारे में। तो पहले जानते हैं सामूहिक फार्म यानी कोलखोज की विशेषताओं के बारे में। कोलखोज की व्यवस्था आधुनिक फैक्ट्री उत्पादन की लीक पर की गई थी। इन सामूहिक फार्मों पर पुरुष व स्त्री दोनों ही काम कर सकते थे। राज्य द्वारा इन फार्मों पर कोई लगान नहीं लिया जाता था। फार्म बड़े आकार के थे। एक फार्म का औसत आकार लगभग 6000 हेक्टेयर था। सामूहिक फार्मों की प्रमुख फसल गेहूं थी। इसके अलावा मक्का, सूर्यमुखी, चुकंदर व राई की फसलें भी उगाई जाती थी। फार्म की प्रबंध व्यवस्था उस काम को करने वाले लोग ही करते थे। लोग एक समिति बनाते थे, जिसमें एक अध्यक्ष व अन्य पदाधिकारी होते थे। किसान अपनी भूमि को एक चिरस्थायी पट्टे के आधार पर समिति के नाम कर देता। यह कृषि पद्धति एक सहकारी प्रयास ही थी, यानी एक तरह से सहकारी कृषि का ही ये एक रूप था। फार्म के सभी उपकरण, पशु व इमारतें फार्म की संपत्ति माने जाते थे। फसल होने से बहुत पहले इसकी योजना तैयार कर ली जाती थी। काम को कुछ ब्रिगेडों के हाथ सौंप दिया जाता था। एक फार्म पर लोगों की 5 ब्रिगेड बनाई जाती थी। प्रत्येक ब्रिगेड का एक नेता या एक संचालक होता था। खेती का अधिकतर काम मशीनों से होता था। कंबाइन, हार्वेस्टर, ट्रैक्टर इत्यादि खेती की सभी मशीनें सरकारी केंद्र मशीन ट्रैक्टर स्टेशन द्वारा किराए पर मिलती थी। कृषि संबंधी परामर्श देने के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ उपलब्ध होते थे। राज्य इन फार्मों को वित्तीय सहायता भी देता था। सामूहिक फार्मों पर प्रत्येक कामगार के लिए एक सुंदर योजनाबद्ध रिहायशी मकान उपलब्ध होता। हर घर के पीछे प्रत्येक किसान को कृषि भूमि का टुकड़ा व्यक्तिगत उपयोग के लिए मिलता था। इस प्लाट के लिए किसान सरकार को भूमि कर चुकाता था। इस प्लाट पर उगाई गई फसलों व पाले गए पशुओं के उत्पादों को वह सामूहिक फार्म को बेच सकता था। कोलखोज पर 50% भूमि पर ही जुताई होती थी। शेष भूमि को या तो प्रति छोड़ दिया जाता था या चरागाह के रूप में इस्तेमाल किया जाता। फार्म पर बड़ी संख्या में पशु, सुअर, भेड़ व बकरियां पाली जाती थी। इनके स्वास्थ्य व बीमारियों की देखभाल के लिए प्रशिक्षित वैज्ञानिक व पशु चिकित्सक उपलब्ध थे। प्रत्येक श्रमिकों को उनके कार्य दिवस के अनुसार आय का कुछ हिस्सा दे दिया जाता था, लेकिन 1966 के बाद व्यवस्था में परिवर्तन करके उनका मासिक वेतन नियत कर दिया गया। सामूहिक फार्मों के निकट स्कूल, अस्पताल और मनोरंजन केंद्रों की सुविधा भी थी। नंबर 2 सरकारी फार्म यानी सोवखोज। जानते हैं उसकी विशेषताओं के बारे में। तो सरकारी फार्म सोवखोज की स्थापना, प्रबंध एवं स्वामित्व सरकार के हाथों में था। कृषि के कामों का संचालन भी सरकार ही करती थी। सोवखोज कोलखोज की अपेक्षा संख्या में कम थे, किंतु वे पूर्व सोवियत संघ के सभी भागों में पाए जाते थे। सोवखोज अपेक्षाकृत बड़े आकार के थे और नई कृषि भूमि पर स्थापित किए गए थे। सरकारी फार्मों पर
सारा काम मशीनों से होता था ताकि बड़े पैमाने पर संचालन से लाभ प्राप्त हो सके। ये फार्म प्राय विशेषीकरण तथा अनुसंधान के लिए स्थापित किए जाते थे। श्रमिकों व किसानों को उनके द्वारा किए गए काम के अनुसार वेतन दिया जाता था। सोव खोज में किसानों को व्यक्तिगत उपयोग के लिए भूमि का टुकड़ा नहीं मिलता था और यही केवल एक अंतर है सोव खोज और कोल खोज में। बाकी सभी सुविधाएं सोव खोज में कोल खोज के जैसी ही थी। अप्रयुक्त भूमि की जुताई पर विशेष बल दिया जाता था। फसल चक्रण, उन्नत बीज व उर्वरकों के प्रयोग का भी विशेष ध्यान रखा जाता था। यह थी जानकारी सामूहिक और सहकारी कृषि के बारे में। इसी प्रकार की और जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल ज्योग्राफी द कॉस्मोस में।